तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक दोस्तों कृषि यानी दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में हम रीड करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा 14वां टॉपिक दोस्तों यानी 14वां जो टॉपिक दोस्तों हमारा वो है दोस्तों कृषि यानी दोस्तों हम जो हमारा टॉपिक चलिए यानी दोस्तों हमारा जो एमपीपीएससी यानी दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के लिए दोस्तों हम यानी कि जो हमारा जो सीरीज चल रही है दोस्तों हमारा जो 31 यानी दोस्तों 31 या 31 से लगभग 35 तक हम दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों इस वीडियो में सारा यानी जितने भी यानी टॉपिक चले दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने सामान्य राज्य मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश के राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो यानी कि जनसंख्या, मध्य प्रदेश के संभाग और जिले यानी कि 11 संभाग और 51 जिलों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी करी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने जो यानी कि इसके नदियों से संबंधित एग्जाम्स जो हमारे क्वेश्चंस तो वो कंप्लीट किए, उसका टॉपिक कंप्लीट किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा सिंचाई हुआ, मिट्टी हुआ दोस्तों, मिट्टियाँ संबंधित हमने जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सिंचाई था वो सिंचाई के बाद कंप्लीट किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा कल जो कंप्लीट हुआ दोस्तों वो हमारा था दोस्तों ऊर्जा यानी दोस्तों एनर्जी और हमारा परिवहन दोस्तों, हमारे यानी कि ऊर्जा और परिवहन दोस्तों कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि 12वां और 13वां था हमारे 14वां यानी कि 14वां अभी कृषि जो एग्रीकल्चर उससे संबंधित में जानकारी इकट्ठी करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा दोस्तों किसके लिए दोस्तों यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए दोस्तों ये एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सारे यानी जितने भी ऐसे टॉपिक दे रखे हैं सारा अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय का क्योंकि दोस्तों मैं बातें बताने में काफी समय लग जाता है और आप दोस्तों यानी आपके लिए टॉपिक मायने रखे दोस्तों और मोटिवेशन के दोस्तों आपको बातें बताना पड़ती है, जिससे दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखें और सारी जानकारी जितनी भी टॉपिक्स दे रखी कंटेंट में जितनी भी जानकारी दे रखी है एक एक चीज को आप गहराई से पढ़े समझे ध्यान रखने की कोशिश और याद रखने की कोशिश करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते क्या दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको, यानी कि हमारा जो टॉपिक दोस्तों वो हमारा दोस्तों ये टॉपिक कृषि यानी दोस्तों में एग्रीकल्चर के बारे में हम रीड करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं 14वां टॉपिक दे रखा दोस्तों, हमारा 14वां टॉपिक जो दे रखा दोस्तों वो हमारा कृषि है दोस्तों। और इसमें दोस्तों हमारा जो एग्रीकल्चर इसके अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश की कृषि क्या है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या जानकारी दे रखी है वो हम सारा इस वीडियो में कंप्लीट करें, एक एक टॉपिक को एक एक जो हमारी जो लाइन दे रखी है अच्छी तरीके से रीड करें, पढ़ेंगे, समझे, ध्यान रखने की कोशिश करें, जिससे दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और दोस्तों यानी कि वो भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की एग्जाम हो, परीक्षा हो दोस्तों, उसके लिए भी काफी ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों बात करें और आपकी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। चलिए तो बिना समय के स्टार्ट करते क्या दे रखा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम क्या दे रखा है रीड करने पढ़ने से ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है मध्य प्रदेश की 59 यानी दोस्तों 79% आबादी कृषि पर निर्भर है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश की जो 100% में से लगभग 79% लगभग आपको 21% भाग ही लोग दोस्तों आपको यानी कि अन्य किसी क्षेत्र में मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको यानी दोस्तों जो 79% यानी 79% भाग पर दोस्तों आपको कृषि देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, मध्य प्रदेश कुल 6.32 लाख कृषक परिवार यानी दोस्तों कितने लाख परिवार दोस्तों हमारे जो अभी हाल में आंकड़ों के अनुसार यानी लगभग जो 121 करोड़ जनसंख्या दोस्तों 100 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें दोस्तों आपको यानी कि जो 6.32 लाख कृषक परिवार यानी उसके अंदर अभी हाल ही में आंकड़ों के अनुसार तो वैसे 145 करोड़ जनसंख्या हो गई 2021 की जनगणना के आधार पर, लेकिन दोस्तों आपको ये गणना दोस्तों आपको ये गणना 2011 के अनुसार बताई जा रही है। तो 6.30 लाख परिवार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 2011 के जनगणना के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि वो कितने वो परिवार आते हैं दोस्तों 2011 के अनुसार दोस्तों 6.32 लाख कृषक परिवार यहाँ पे इससे दोस्तों। राज्य के लगभग 49% भाग पर कृषि की जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 49% कितने भाग पर दोस्तों 49% भाग पर कृषि की जाती है। और दोस्तों यानी कि जो 51% भाग पर दोस्तों यानी कि रहने का वगैरह का स्थान है, कुछ बंजर चीजें बंजर है दोस्तों और कुछ और खाली जगह पड़ी है, लेकिन 49% जो भाग है दोस्तों उसमें कृषक की जाती है, यानी कृषि क्वेश्चन नहीं बन सकता, वो ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अनाज उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में 9वां स्थान, यानी जो अनाज जो उत्पादन होता है दोस्तों उसमें जो मध्य प्रदेश का जो स्थान है उसमें 9वां स्थान मध्य प्रदेश का, यानी जो भारत के अंदर 28 राज्य 9 केंद्र 8 केंद्र प्रदेशों में दोस्तों आपको जो स्थान मिलेगा वो दोस्तों 9वां स्थान मिलेगा। देश के कुल अन्न उत्पादन यानी कुल उत्पादन में 4.65% इसका है दोस्तों, यानी कितना प्रतिशत दोस्तों, यानी कि कुल उत्पादन का 4.65% ये भाग इसमें उत्पादन करता है। 100% में से 4.65% अपने जो मध्य प्रदेश के जो भाग है वो बहुत क्वेश्चन बनने ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना क्योंकि दोस्तों टॉपिक एक एक पॉइंटेड को आप रीड करने पढ़ने समझने ध्यान रखने की कोशिश करिए दोस्तों, जिससे आपकी एग्जाम में काफी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों। तो कुल उत्पादन में कितना 4.65% हो गया दोस्तों। कुल खाद्यान्न उत्पादन देश का 7वां स्थान यानी 45 यानी खाद्यान्न उत्पादन यानी कि
खाद्यान्न उत्पादन यानी दोस्तों एक तो कुल उत्पादन यानी जिसमें दोस्तों हमारा यानी कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो कि जिसमें हमें खाने पीने वस्तुएं जो होती है दोस्तों, बीज भंडार जो भी आता है दोस्तों वो सारी आ जाती है। लेकिन दोस्तों खाद्यान्न खाने की जो चीज़ें होती है उसमें देश में 7वां स्थान है। एक तो इस एग्जाम में क्वेश्चन कुल उत्पादन 9वां स्थान है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में 7वां स्थान में इसमें दोस्तों आपको मिलेगा कि 5.93 कितने प्रतिशत 5.93% आपको यहाँ पे भाग मिलेगा। इसमें किसमें 5.93% भाग यहाँ पे ये खाद्यान्न उत्पादन में मिलेगा दोस्तों। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन दोस्तों 2012-13 के ये दोस्तों आंकड़े किसमें 2012-13 ये आंकड़े ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको यानी 2012-13 से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो 22,227.5% किलोग्राम रहा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग में 2012-13 ये भी 70 यानी प्रति हेक्टेयर क्या होता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन यानी एक अगर व्यक्ति खाता है उसके लिए तो 22,227.5 किलोग्राम वो डेली अपना यानी रूटीन में खाता है वो। लेकिन प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग यानी दोस्तों 77.2 किलोग्राम ये रख दोस्तों, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। प्रति व्यक्ति बोया गया क्षेत्रफल यानी 0.30% यानी कि प्रति व्यक्ति अगर आधार पर ये हेक्टेयर निकाले तो दोस्तों इसका जो टोपिक निकल के आता है दोस्तों वो होता है दोस्तों 30 हेक्टेयर यानी कि दोस्तों 30% उसका भाग आता है जमीन का, जो हमारी जो धरती है उसका 30% भाग उसमें आता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते ध्यान कोशिश करनी चाहिए। तो राज्य की जीडीपी में कृषि का हिस्सा है दोस्तों, जो हमारे एग्रीकल्चर है जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दोस्तों यानी कि कुल खाद्य जो उत्पादन में दोस्तों यानी कृषि का हिस्सा कितना है 2012-13 में, तो दोस्तों वो आपको मिलेगा दोस्तों 21.32% इसका कोशिश करनी चाहिए, ध्यान रखना है दोस्तों। तो कितना आएगा दोस्तों 2012-13 में 21.32% ये इसका आ जाता है। कृषि में वृद्धि दर 2012-13 के अनुसार कितनी है दोस्तों 18.8%, कितने दोस्तों 18.8%, ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों ये तो 2012-13 के राज्य की जीडीपी में जो जीडीपी जो होता है दोस्तों उसमें कृषि का हिस्सा आता है वो दोस्तों यानी कि 21.32% हो दोस्तों। लेकिन कृषि में वृद्धि दर 2012 में 18.8% रही है। कितने प्रतिशत रही दोस्तों 18.8% इसकी रही। सर्वाधिक जोत का आकर हरदा में यानी जोत का आकर यानी दोस्तों यानी कि जो जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल में जो होता है उसमें जो जोतें की जाती है यानी कि दोस्तों जो कृषि के लिए जो तो दोस्तों जो धरती को बोया जाता है तो उसमें हरदा जिला है दोस्तों, और हरदा जिला दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि काफ़ी छोटा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है, और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा इंदौर आता है दोस्तों क्षेत्रफल से छिंदवाड़ा आता है, लेकिन दोस्तों और जो न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से दतिया। लेकिन अभी हाल ही में जो निकाला गया दोस्तों निवाड़ी जिला सबसे छोटा जिला है दोस्तों। न्यूनतम जोत का आकार कटनी नीमच में जैसे वहाँ पे दोस्तों अधिकतर ये जोतें नहीं की जाती हैं, वहाँ पे अधिकतर बोया नहीं जाता है कुछ भी क्षेत्र, इसलिए ये आंकड़ा अब को ध्यान रखना है। अगला दोस्तों मध्य प्रदेश में कृषि उपयोग भूमि उपयोग 2011-12 ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आपको यानी मैंने कई बार ऐसा देखा गया 2018, 19, 20, 21 में कि आपको यानी दोस्तों जो आंकड़ा जो पूछा जाता है वो किसी ये पूछा नहीं जाता है कि आपको 2022, 21, 22, 23, 24 का या वो आपको 11-12 से पूछ सकता है, क्योंकि एक दिन का इतिहास बन चुका है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो कृषि योग्य भूमि दोस्तों ये आपको आंकड़ों से जितने 1056 कुल प्रति भूमि क्वेश्चन चाहिए दोस्तों आपके क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो सभी कुल पद्धति भूमि कुल प्रति भूमि है दोस्तों यानी कि जो केवल पड़त है जिसे हम कुछ बोया नहीं जा सकते तो वो 1049 यानी लगभग आधा जो प्रतिशत दोस्तों वो लगभग ये 49% शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है दोस्तों, जो मतलब कि पूरा यानी कि पूरे में से लगभग 15,232 क्षेत्रफल में ये बोया गया है, और कुल बोया गया क्षेत्रफल दोस्तों 22,149 क्षेत्रफल में आता है। और द्विफसल यानी फ्री द्विफसल यानी मतलब जो कि लगभग दोस्तों एक समय में यदि 2 फसलें उगाई जाती है वो 1055 एग्जाम में क्वेश्चन द्विफसली क्षेत्रफल का कितना आता है 2011-12 के अनुसार तो 10,556 शुद्ध क्षेत्रफल 52.46%, शुद्ध क्षेत्रीय क्षेत्र तो 7,880.0, कुल क्षेत्र 724 क्राइटेरिया सारा ध्यान रखने का पॉइंट वाइज। और दोस्तों प्रति व्यक्ति कुल बोया गया क्षेत्रफल 0.3 हेक्टेयर जिससे इसका आ जाता है। कृषि गहनता 139 गहनता। अब दोस्तों कृषि गहनता क्या होती है यानी कृषि के को कितना महत्व दिया गया तो वो दोस्तों 149 से 40% यानी कि लगभग ये प्रति व्यक्ति आदमी के आधार पर दिया गया है, व्यक्ति आधार पर दिया गया। इस वक्त मध्य आर्थिक समीक्षा 2012 यानी कि जो आर्थिक समीक्षा यानी जो इकोनॉमिक आधार पर जो समीक्षा की गणना की गई उसकी जांच पड़ताल की गई उसके लिए तो 2012-13 के अनुसार ये आंकड़े दिए गए। तो सारे करंट डेटा को आप अच्छे से रीड करने पड़ने समझने की ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के में कृषि संगणना दोस्तों 2001 के अनुसार कृषि जोतों का जो संख्या दोस्तों वो कितनी तो क्षेत्र दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन 2001 और 2001 से भी क्वेश्चन पूछा तो आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना। कृषि जोतों की संख्या 73.7 कृषि जोतों क्षेत्रफल 167.72 लाख हेक्टेयर दोस्तों, और कृषि जोतों का औसत क्षेत्रफल 2.2 हेक्टेयर दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है। राज्य ऑफिस डायरी 2010 में ये गणना की गई थी। अब दोस्तों फसल की किस्में कितने दोस्तों यानी आपको ये ध्यान रखना है कि फसल में बहुत सारी ऐसी वेरायटी होती है, किस्में होती है, उसकी कई सारी जातियाँ होती है, प्रजातियाँ होती है, कैटेगरी होती है दोस्तों। तो सारी आपको फसलों की किस्में आती है। धान की क्या है तो एक से रेडियस दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी फसलें हैं दोस्तों। R2 100 और R2 दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दलहन ग्वालियर जबल उज्जैन JP राधोगढ़ सभी चने किस्में अरहर तुवर खरगोन प्रभावत मुक्ता ग्वालियर टाइप असली जवाहर
जवाहर जवाहर जवाहर जवाहर 17 जवाहर 552 जवाहर 1 जवाहर से सोयाबीन की पंजाब अंकुर अंकुर गौरव दुर्गा दोस्तों ये सभी दोस्तों यानी कपास खंडवा मालजरी संकरी दोस्तों किस्में जो कि मध्य प्रदेश के अंदर जाती है। इससे समझिए आपको पूछा दिया जा रहा है दोस्तों। मध्य कृषि की जलवायु वायु भौगोलिक दशा है दोस्तों। भौगोलिक दशा यानी दोस्तों फसल क्या है तो फसल दोस्तों गेहूं की दोस्तों वर्षा कितनी होती है, तापक्रम मिट्टी कितनी चाहिए दोस्तों इसके लिए तो गेहूं के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर इसके लिए जलवायु कृषि होनी चाहिए। तापक्रम दोस्तों 15 से 26 होना चाहिए और दोमट हल्की और कचारी के अंतर्गत ये बोई जाती है, आपको ध्यान रखना है। चावल 125 225 से 26 दोमट दलहनी और चिकनी मिट्टी इसमें बोई जाती है। चना 100 से 200 मीटर इसके लिए बारिश होनी चाहिए। 20 से 26 इसकी तापक्रम होना चाहिए। काली जलोढ़ मिट्टी में ये होती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो कपास 60 से 100 मीटर 20 से 25 काली जलोढ़ के लिए उपयोग। तुअर 100 से 200 दोस्तों आपको ये सारा क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 20 से 26 चिकनी दोमट दोस्तों मिट्टी आज ज्वार 75 ये आपको ध्यान बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये आगे बढ़ जाना कपास 60 से 100 तुअर 100 से 200 75 से ज्वार 75 से 100 इसका आ जाएगा दोस्तों। 20-25 ये सारे क्वांटिटी काली जो चिकनी जो ये सारी दोस्तों आपको मिट्टी आपको ध्यान रखना कौन कौन सी मिट्टी इसके अंदर आती है दोस्तों। अब दोस्तों ये गन्ना के लिए क्या है तो गन्ना 100 से 200 मीटर बारिश होनी चाहिए। आपका तापक्रम 15 से 24 काली हल्की दोमट चिकनी पर ध्यान कोशिश करनी आपकी कार्बन क्वेश्चन है बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको क्राइटेरिया सारा आपको ध्यान रखने याद रखने समझ ध्यान रखने याद रखने की कोशिश करनी याद पढ़ने समझने ध्यान रखने याद रखने की कोशिश करिए। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र कौन कौन से कृषि विभाग मध्य प्रदेश के 5 कृषि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया तो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों 5 कितने दोस्तों 5 भागों में इसको बांटा गया है। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, आपके भाग पे मजबूरी क्वेश्चन हो जाए तो आपको ध्यान रखना। कृषि क्षेत्र कौन कौन से तो आपको ध्यान रखना है। पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश हो जाएगा। अब पश्चिम कौन सा तो ये मध्य प्रदेश, पश्चिम कौन सा तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो पश्चिम में ये हिस्सा है दोस्तों, ये ऐसे मंदसौर नीमच रतलाम बड़वानी हरदा धार देवस उज्जैन शाजापुर खंडवा खरगोन आदि ज्वार कपास के प्रदेश है दोस्तों। ये इसके अंदर दोस्तों ये कृषि क्षेत्र है। अब उत्तर के 4 गेहूं का प्रदेश, अब उत्तर के 4 यानी ये जो हिस्सा दोस्तों इसके गेहूं का प्रदेश मुरैना जो भिंड ग्वालियर दतिया शिवपुरी छतरपुर जिला यानी जिला है तो इधर बैतूल में भी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों आता है मध्य प्रदेश गेहूं का प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्य में कौन सा आ जाएगा जो मध्य में गेहूं, इसमें भोपाल सीहोर रोहतक नरसिंह रायसेन विदिशा सागर दमोह जिले ये सभी दोस्तों इसे अंदर यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला है चावल गेहूं का प्रदेश। चावल गेहूं का प्रदेश को इसमें उत्तर में पन्ना, एक उत्तर में पन्ना और सतना खंड में जबलपुर तथा शिवनी दक्षिण पेटी हरी तक ही पेटी शामिल है। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है चावल का प्रदेश, तो ये संपूर्ण पूर्वी या पूर्वी ये हो गया। तो इसमें दोस्तों आपको संपूर्ण पूर्वी इसमें रीवा सीधी शेडोल सिंधु मडबुल बालाघाट आदि जिले सम्मिलित, आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश से कृषि जलवायु दोस्तों एग्जाम में अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा प्रदेश के कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया तो इसमें दोस्तों 11 कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों में बांटा गया है। लेकिन दोस्तों जलवायु में दोस्तों एक टॉपिक ये भी आता है 9 जलवायु, कभी आपको कंफ्यूजन आ जाए दोस्तों तो कृषि क्षेत्र में 9 बांटा गया है लेकिन जलवायु कृषि क्षेत्र में 11 बांटा गया है, लेकिन जलवायु के आधार पर केवल जलवायु के आधार पर दोस्तों 9 क्षेत्रों में बांटा गया है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करना। तो ये ध्यान रखना कृषि का भोपाल रेवा सागर इंदौर कड़वा जापुर रतलाम सीहोर बेतीर ये शामिल है। मध्य प्रदेश से ऑपरेशन फ्लड, मध्य प्रदेश से 1980 से ऑपरेशन फ्लड के प्रेरणा लेकर ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण का प्रारंभ किया है। 1980 से ये लागू किया, लेकिन दोस्तों प्रथम चरण दोस्तों 1960 से चालू किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ध्यान कोशिश करिए चाहिए दोस्तों। सूरज धारा योजना कौन सी तो सूरज धारा योजना दोस्तों आपको अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उसके लिए दोस्तों अनुसूचित लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों अथवा किस्मों से स्थान पर लाभकारी दलों तथा तिलहनी फसलों उन्नत एवं विपुल उत्पादन में फसलों को उपलब्ध है दोस्तों, आपको यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो लघु यानी दोस्तों जो एक तो लघु होता है और एक दीर्घ होता है। तो लघु यानी छोटा यानी सीमांत कृषि यानी कि जो मीडियम साइज कृषि अलाभकारी फसलों होता है अथवा किस्मों के स्थान पर जो लाभ नहीं देती फसलों और बहुत क्वेश्चन आपके क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका जो हो जाएगा किस्में के स्थान पर लाभकारी दल है दोस्तों, उनके जो अलाभकारी जो फसलें थी उनको हटा दिया और उनको किस्म जो फसलें थी उनको किस्मों के आधार और अच्छी किस्मों के आधार पर दोस्तों उनको लाभकारी तिलहनी फसलों यानी कि जो लाभकारी जो दलहनी फसल डाले थी उनके और तिलहनी फसलों उन्नत यानी कि जो अच्छी वैरायटी के अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के दोस्तों विपुल उत्पादन देने वाली फसलों को बीज उपलब्ध करा दिए। तो किस में आते हैं एग्जाम क्वेश्चन है सूरज धारा योजना में कौन कौन से यानी कि क्या इसके अंदर महत्व दिया, किसको महत्व दिया जाता है तो एसटी जनजाति अनुसूचित जाति के कैंडिडेट लोगों को लघु और सीमांत कृषकों को दोस्तों उनको अच्छी वैरायटी के मतलब लाभकारी फसलों और अथवा किस्मों को हटाकर दोस्तों उनको एक अच्छा लाभकारी दलहन और लाभकारी तिलहन और फसल और उन्नत विपुल उत्पादन देने वाली फसलों को बीज उपलब्ध कराने की ये योजना इसके अंदर शामिल है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हो गया इस बारे में हमने जो सूरज धारा योजना के बारे में
महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से और हमारे नॉलेज की दृष्टि, दोनों दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन के साथ ही उत्पादक है उत्पादक उज्जैन जिले में, यानी उज्जैन जो जिला है दोस्तों, यानी कि हमारा उज्जैन जिला महाकाल की नगरी दोस्तों, जो मंगल ग्रह की धरती दोस्तों उज्जैन में दोस्तों, यानी दोस्तों आपको यानी सोयाबीन की सर्वाधिक जागरूक उत्पादकता यहीं पे मिलेगी। और जो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है दोस्तों उज्जैन में, लेकिन सोयाबीन का जो परिष्कृत केंद्र है दोस्तों वो इंदौर में शामिल है दोस्तों। मध्य प्रदेश देश का 49-59% सोयाबीन उत्पादित होता है, यानी कितने प्रतिशत भाग दोस्तों, यानी कि लगभग 100% में से लगभग आपको यानी कि यहाँ समझ लीजिए कि सोयाबीन में ये मध्य प्रदेश देश का यानी कि 59% भाग पर ये भाग ये जो सोयाबीन को खुद कवर कर लेता है आपको। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि 49% भाग पर ये जो कृषि की जाती है, यहाँ पे हमने सबसे पहला टॉपिक हमने ये कंप्लीट किया था, कितने प्रतिशत 79% भाग पर कंप्लीट, कितने भाग पर दोस्तों 79% आपको ध्यान रखना। आबादी पर आबादी कृषि पर निर्भर, लेकिन दोस्तों राज्य के लगभग 49% भाग पर 79% तो वो भाग कृषि पर आबादी, लेकिन दोस्तों 49% भाग पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कृषि की जाती है, तो वही मैंने क्राइटेरिया आंकड़ा यहाँ पे बताया दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। तो 59% भाग सोयाबीन अलग से ये कृषि की जाती है। मध्य में सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन का है और मध्य मालवा का पठार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है कि मालवा का पठार जो है दोस्तों वो गेहूं के उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादातर बोया जाता है, और वो होशंगाबाद और दोस्तों शिवपुरी पंचमढ़ी इधर ज़्यादा बोया जाता है। साथ ही मूंगफली का उत्पादन खरगोन जिले में होता है, लेकिन गुजरात में अधिकतर होता है राज्य के पूरे दृष्टि से दोस्तों। पूरे भारत देश के चने का उत्पादन होशंगाबाद जिले में दोस्तों आपको ध्यान, गन्ने का उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में आता है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इंदौर में दोस्तों अनुसंधान मैंने बताया दोस्तों, इंदौर में देश के प्रथम जैविक खाद इकाई स्थापित दोस्तों। अपशिष्ट से जैविक खाद संयंत्र ग्वालियर में दोस्तों, और अपशिष्ट यानी जो कचरा से जैविक खाद, यानी दोस्तों मान लीजिए कोई कचरा हो जाता है, प्लास्टिक जो भी कुछ होता है दोस्तों, वो कचरा कागज वगैरह, तो अपशिष्ट से जैविक खाद है उस संयंत्र जो है दोस्तों वो कहाँ पर दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है ग्वालियर में स्थित। कहाँ है? ग्वालियर में। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक संयंत्र कटनी में दोस्तों, यानी दोस्तों सहकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट का में कीटनाशक जो हमारी जो दवाइयाँ वगैरह बनती है वो कटनी में, इससे दोस्तों आपको ध्यान, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला टॉपिक हम बात करें तो अगला प्रदेश में पीली क्रांति दालों से संबंधित, दाल सरसों अलसी सोयाबीन में से उत्पादन से जो पीली क्रांति वो आपको ये ध्यान रखना, सरसों भी आता है इसके अंदर, अलसी यानी और सोयाबीन। महिला किसानों प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क योजना की, डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन दोस्तों, आपको ध्यान देने की कोशिश करनी, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन कोपेनहेगन इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों। तो महिला किसान हो, मान लीजिए कोई महिला है किसान, तो उसको प्रशिक्षण यानी उसको ट्रेनिंग की योजना है डेनमार्क सरकार की सहायता संचालित की जा रही है दोस्तों। रबी की फसलें को उनालू भी कहते हैं। रबी की जो फसलें जो कौन कौन सी रबी की फसलें जो होती है उसको उनालू भी कहते हैं। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तब मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर का दोस्तों, जो अक्टूबर नवंबर में जो रबी की फसलें जिसमें गेहूँ चावल गेहूँ चना मटर वगैरह ये बोए जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको यानी रबी फसल में गेहूं चना मटर अलसी तेवड़ा सरसों आदि ये बोए जाता है। आपको ये फसलें भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको ये सरसों भी क्वेश्चन में ध्यान करना चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना, अपने का मतलब क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। रबी की फसलों में गेहूं चना मटर अलसी तेवड़ा सरसों आदि प्रमुख है। खरीफ फसलों को शियालू, अब दोस्तों इसको उनालू बोलते हैं, लेकिन शियालू तो उनालू यानी दोस्तों वो आ जाते हैं, जैसे हम जैसे उनाला बोलते हैं, गर्मी को हम क्या बोलते हैं? उनाला। लेकिन उनाला जैसे मैंने उनाला ध्यान रखना, तो उनालू ध्यान रखना, उनाला और उनालू ध्यान रखना, दोनों में फर्क है दोस्तों। तो उनालू ध्यान रखना, उनालू जैसे बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यानी कि जो सियाला बोलते हैं, जैसे खरीफ की फसलों को शियालू बोलते हैं, तो शियालू का यानी दोस्तों नहीं सियाला मतलब दोस्तों, सियाला का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, सियाला जैसे हम दोस्तों ठंड का मौसम बोलते हैं जिसके अंदर ये फसलें आई जाती है, तो सियाला जैसे हम बोलते हैं सियालू, जैसे हम जिसे श्याला बोलते हैं दोस्तों। आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह फसलें जुलाई अगस्त दोस्तों, इसका जो क्राइटेरिया इसका जो टाइमिंग भी पता होना चाहिए कि जुलाई अगस्त में बोई जाती है, तो नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना, अक्टूबर नवंबर तो ये बोई जाती है, और दोस्तों ये मार्च अप्रैल में, अप्रैल जैसे गया मई गया जून जुलाई के 2 महीने की छुट्टी होती है, और जुलाई अगस्त में बोई जाती है, और अगस्त सितंबर अक्टूबर रहता है, और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इस तरह दोस्तों आपको ये ध्यान रखना क्राइटेरिया, और आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है बीच में लगभग। इसी दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ से आपको बात करें मार्च अक्टूबर नवंबर में बोई गई, तो अक्टूबर नवंबर बोई गई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, अब मार्च अप्रैल में काट ली गई है ना। तो मार्च अप्रैल में जब काटी गई तो इसका बीच में 2 महीने का गैप आया, और दोस्तों मार्च अप्रैल मई जून गया, और जैसे जुलाई अगस्त आया, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्राइटेरिया इसके अंदर जुलाई से अगस्त से बोई गई, और दोस्तों जैसे ही नवंबर दिसंबर काट ली गई। लेकिन डबल से फिर नवंबर दिसंबर जो है, लेकिन इसी में दोस्तों, इसी के बीच में दोस्तों नवंबर दिसंबर के बीच में अंदर ही ये अक्टूबर नवंबर में ये भी साथ में बो दी जाती है। तो नवंबर दिसंबर ये काट ली जाती है, लेकिन कुछ तो इसमें अक्टूबर नवंबर में ही बो दी जाती है, लेकिन और कुछ चीज़ें होती है जो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये क्राइटेरिया यानी कि एक चक्र के आधार पर चलता रहता है दोस्तों। यानी कि ये आपका टाइमिंग ये इसके अंतर्गत होती है, यानी कि
इस समय में ये बोई जाती है दोस्तों। अब खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि ज्वार है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो रबी व खरीफ के मध्य में उगाई जाने वाली जायद, यानी रबी व मध्य के जो उगाई जाने दोस्तों, एक तो उनालू और शियालू होता है, लेकिन एक जायद जिसमें रबी व खरीफ जो मध्य के जो मध्य में उगाई जाने जो बीच में समय होता है दोस्तों, उसमें आप लिखा क्वेश्चन चलिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों वो उड़द यानी जायद इसका हो जाएगा। यानी फसलें यानी जैसे मतलब खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये खीरा, फसलें, हरी तरकारी एवं सब्जी प्रमुख जात फसलें जो गर्मी के अंदर ज्यादातर बोई जाती है दोस्तों। आपको बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ करनी चाहिए दोस्तों। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकर हरदा जिले में एवं ऊपर पढ़ ही चुके दोस्तों। प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत का कटनी निमाच पड़ जो खंडवा करो सफेद सोना कपास के क्षेत्र कपास ज्यादा होता है। देश में सर्वाधिक प्रति भूमि मध्य प्रदेश में प्रति भूमि यानी दोस्तों परत परत के आधार पर यानी दोस्तों थोड़ा मिट्टी ज्यादा है दोस्तों। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला उज्जैन 80.20 बहुत अच्छा है दोस्तों। न्यूनतम मंडला है दोस्तों 22 ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना। बहुत क्वेश्चन ये बन सकता ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा राज्य का सिंचाई की दृष्टि से प्रदेश में 13वां स्थान कितना दोस्तों सिंचाई की दृष्टि से। सिंचाई में तीन वर्ड है, तीन है तो आपको 13वां स्थान इसका हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान कोशिश करें। राज्य उर्वरक प्रयोग दृष्टि देश का यानी कि एग्जाम राज्य उर्वरक को। अब उर्वरक क्या होता है, इसके अंदर कीटनाशक खाद्य आ जाते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से उसके उपयोग की दृष्टि से देश का 21वां स्थान रखता है, यानी कितना देश में 21वां स्थान ये रखता है। राज्य उर्वरक के प्रयोग की दृष्टि से देश में 21वां स्थान ये रखता है। राज्य उर्वरक के प्रयोग से आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। राज्य उर्वरक के प्रयोग की दृष्टि से देश में 21वां स्थान ये रखता है और 13वां स्थान दोस्तों सिंचाई की दृष्टि यानी कि इसमें ज्यादातर सिंचाई 13वां स्थान इसके अंदर आता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जाती है, दूसरे स्थान पर गेहूं। यानी दोस्तों सबसे पहले तो आपको यानी कि सोयाबीन जो है दोस्तों, जैसे सोयाबीन जो बोया जाता है दोस्तों वो सोयाबीन दोस्तों, उसके बाद गेहूं का स्थान दूसरा आता है। आपको बहुत क्वेश्चन बन सकता, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो आपको यानी कि राज्य में जैसे की जाती है तो उत्पादन दृष्टि राज्य की फसलें घटता हुआ क्रम, जैसे गेहूं, सोयाबीन, चना, चावल, मक्का, कपास जैसे दोस्तों घटते क्रम में पहले सोयाबीन है, फिर पहले गेहूं, सोयाबीन, चना, चावल और मक्का, कपास से दोस्तों क्राइटेरिया एग्जाम क्वेश्चन इससे क्रम से पूछा कि जो उत्पादन की दृष्टि से इसे राज्य की फसलों का क्रम जमाई क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो इसका जो क्राइटेरिया है उसको आपको यानी क्रम के आधार पर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान कुछ करना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो क्राइटेरिया वो आपको ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कृषि योग्य भूमि 1% भाग पर साग सब्जी पैदा की जाए। कृषि योग्य भूमि कितनी दोस्तों, तो हमारे जो कृषि योग्य जितनी भी भूमि है उसके अंदर लगभग 1% भाग पर ये साग सब्जी जिसमें दोस्तों में जो भी सब्जियां हरी सब्जियां आती है वो बोई जाती है। दालों के क्षेत्र में चने के क्षेत्र में कोई दाल में अधिकतर चने ज़्यादा बोए जाते हैं, इसलिए दाल का चने की दाल ज़्यादा होती है। अनाज में वृद्धि मक्का अनाज जितने दोस्तों यानी जो मोटे अनाज जो ज्वार बाजरा मक्का वगैरह जो होता है दोस्तों उसमें जो मक्का के क्षेत्र में ज़्यादा हुई। तिलहन सर्वाधिक सोयाबीन के क्षेत्र में हुई तिलहन, क्योंकि दोस्तों ये हमारे जो सोयाबीन वो तिलहन के रूप में आती है और जो दालें आती है वो दलहन के रूप में आते हैं। तो तिलहन दोस्तों तिल हुआ, तिलहन हुआ, सरसों हुआ, राई हुआ, रावा हुआ, ये दोस्तों तिलहन ही फसलें हैं। तो इसमें दोस्तों जो तिलहन में दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वृद्धि सोयाबीन के क्षेत्र में आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे जो टॉपिक दोस्तों हमारा अगला हम कंप्लीट करेंगे इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे यानी कि इसका जो गेहूं का सबसे उपज दर मुरैना जिला यानी उपज दर यानी मान लीजिए कि एक क्विंटल पर कितना पैसा उसको दिया जाएगा 2000 3000 4000 वो कितना है, तो वो मुरैना जिले में अधिकतर है दोस्तों, आपको जानना है क्योंकि वहाँ पे अधिकतर वो बोया नहीं जाता है, सिंचाई दर बहुत कम है कटनी मुरैना में, तो इसलिए दोस्तों मुरैना में ज़्यादा उधर बोया इसलिए ज़्यादा दर ज़्यादा है दोस्तों। प्रदेश में चावल का सबसे उपज दर ग्वालियर में दोस्तों चावल अधिक नहीं बोया जाता है, ग्वालियर में ज़्यादा चावल। दालों को उत्पन्न बढ़ाने के लिए दोस्तों 1998 में राष्ट्रीय दलहन विकास, अब दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है 1998 से दोस्तों 1999 दोस्तों ये एक योजना चलाई गई थी जिससे दोस्तों दलहन विकास योजना, दलहन के क्षेत्र में विकास करने की योजना प्रारंभ की गई। राज्य में सोयाबीन कैसे देवास जिले, राज्य में सोयाबीन जो कृषि देवास जिले में प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले राज्य में जो सोयाबीन जो बोई जाती थी दोस्तों वो देवास जिले में बोई गई थी। राज्य में उमरिया कटनी जिले सभी जिलों में मध्य प्रदेश की कृषि की जाती है, यानी उमरिया और जो कटनी जिले की जो सिंचाई क्षेत्र बहुत कम है उधर, तो दोस्तों सोयाबीन की कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश 11 शस्य संयोजन प्रदेशों में विभाजित, यानी शस्य संयोजन का मतलब होता है दोस्तों यानी कि अलग अलग यानी कि जो क्षेत्र है यानी अलग अलग जो हमारा भाग है उसके अंदर सो अलग अलग फसलें बोई जाती है। तो मध्य प्रदेश की 11 शस्य संयोजन प्रदेशों में विभाजित है। गेहूं चना संयोजन प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है, यह पूर्वी भालवा बुंदेलखंड में शामिल है दोस्तों। राज्य में 1960 में सर्वप्रथम मंडी अधिनियम पारित किया गया। कब से दोस्तों मंडी अधिनियम, मंडी कब से चालू की गई 1960 में, ध्यान रखना मंडी अधिनियम लागू किया, आपको ध्यान रखना बहुत क्वेश्चन है दोस्तों। एक टॉपिक है पशुपालन कुक्कुट पालन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, तो आपको ये
भी ध्यान पशुपालन कुक्कुट पालन से संबंधित क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्तों। आप ध्यान कोशिश करिए, आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो आपको पशुपालन कुक्कुट पालन के बारे में बात करें तो दोस्तों पशुपालन क्या होता है, दोस्तों पशु पालन जो पशु कृषि के क्षेत्र के अंदर पशु भी पाले जाते हैं, उसके अंदर गाय बकरे भैंस बकरी मुर्गी जो भी दोस्तों आता है, जो भी। और कुक्कुट पालन जैसे कुक्कुट पालन जो जिसे मुर्गा पालन बोलते हैं, मुर्गी पालन कुक्कुट पालन भी इसके अंदर किया जाता है। तो राज्य के पशुओं में सबसे बड़ी संख्या बकरियों की है। अब दोस्तों बकरी अधिकतर बकरियां पाली जाती है हर घर में, किसी न किसी एक दो तीन बकरियां तो मिलती रहती है दोस्तों। तो पशुओं में सबसे बड़ी संख्या बकरियों की है। राज्य में पशु घनत्व 110 यानी पशु घनत्व यदि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर दोस्तों आपको पशु घनत्व 110 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेगा दोस्तों, यानी 110 वहाँ पे पशु मिल ही जाएंगे दोस्तों। आपको यहाँ ध्यान रखना है 1 किलोमीटर पर लगभग 110 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पर मिलेगा। राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व टीकमगढ़ में तथा न्यूनतम पशु घनत्व होशंगाबाद जिले में दोस्तों। अधिकतर टीकमगढ़ में ज़्यादा पशु पाले जाते हैं और न्यूनतम घनत्व होशंगाबाद जिले में अधिकतम न्यूनतम वहाँ पे होशंगाबाद में पाया जाता है, में पाले जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक पशु संख्या सीधी जिले में और तथा न्यूनतम संख्या बुरहानपुर। दोस्तों ये क्राइटेरिया दोनों ध्यान रखना है। घनत्व अलग होता है, घनत्व का मतलब होता है यानी दोस्तों कम आकार है लेकिन आपको संख्या ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक सर्वाधिक पशु यानी दोस्तों प्रत्येक भले चाहे वो उसमें कम क्षेत्रफल हो ज़्यादा क्षेत्रफल, लेकिन आपको ये दोनों ध्यान रखें। घनत्व का टी हो आपको टीकम और होशंगाबाद दोनों आपको घनत्व के आधार पर दिया गया है, अधिकतम और न्यूनतम। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान जो पशु संख्या सीधी जिले में और न्यूनतम जो बुरहानपुर, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना ये आपको ध्यान रखना है। तो बुरहानपुर जिला इसका। राज्य में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1975 आनंद पद्धति में की, यानी 1975 में एक डेयरी क्योंकि दोस्तों अगर पशुपालन के पालन दोस्तों दूध का भी कुछ होगा दोस्तों, दूध को भी निकल आएगा तो उसके लिए कोई डेयरी वगैरह कार्यक्रम होना चाहिए। तो सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई थी, आपको ये ध्यान रखना है। राज्य में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण कृषि विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, क्वेश्चन की दृष्टि से ये ध्यान रखिए एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में जो कृषि विभाग उसका नाम बदलकर क्या करते किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कर दिया गया है। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मालवा प्रदेश के गेहूं का भंडार कहा जाता है। मालवा का जो प्रदेश है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मालवा पठार जो आता है उसके अंदर जो गेहूं का भंडार बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन उर्वरक का प्रदेश, नाइट्रोजन की जो उर्वरकता लगभग 71% भाग पर है। नाइट्रोजन की उर्वरकता इससे 74% भाग पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना 1977 भूमि विकास। अब दोस्तों भूमि विकास का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भूमि के अंतर्गत जो भी उसका डेवलपमेंट किस तरीके से उसको खाद्य उसकी उर्वरकता बढ़ाना हो, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, उसके ब्रांड को बढ़ाना और अच्छी तरीके से उसका, तो उसके लिए विकास की स्थापना 1977 में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। अब दोस्तों नोट यानी जैसे नोट यानी वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए काफी एग्जाम के आपको नॉलेज के दोनों से महत्वपूर्ण हो रहेगा। सो 18वीं पशु संरक्षण। अब दोस्तों 18वीं यानी दोस्तों इससे पहले 17 तक तो हो गई थी, लेकिन 18वीं जब आई तो उसमें पशु जनगणना अनुसार पिछले पशु जनगणना की तुलना में गोवंश यानी जो गाय का 11.7, भैंस का 20.25% कृषि में वृद्धि हुई। तो जो है दोस्तों यानी कि जो 11.7% दोस्तों लोगों ने और अधिकतर गाय को पाला है और 20.50% भाग पर दोस्तों भैंसों को पाला गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में 7 प्रजनन क्षेत्र है। अब दोस्तों कृषि क्षेत्र जलवायु क्षेत्र जो होता है दोस्तों उसके अंदर जो आधार पर तो मध्य प्रदेश में 7 प्रजनन क्या होता है दोस्तों कि जो गाय भैंस भेड़ बकरी जो होता है उसके लिए दोस्तों जो मतलब उनका प्रजनन किया जाता है, यानी कि दोस्तों उनको यानी कि बच्चों को यानी कि करने के लिए तो उसको 7 प्रजनन क्षेत्र शामिल है। दोस्तों आपको ध्यान रखना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितने प्रजनन केंद्र दोस्तों 7 प्रजनन, कितने 7, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान क्वेश्चन 7 प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में शामिल है। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन की कितने जो मध्य प्रदेश की पशु जो संगणना है उसके आधार पर दोस्तों एक तो ये भी क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि 18वीं जो पशु संगणना हुई दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसमें संगणना पिछली पशु संगणना के आधार पर 11.7% भैंसों गाय में वृद्धि हुई और भैंस वंश में दोस्तों 20.50% भाग में ये वृद्धि हुई है दोस्तों। आपको अब कलोर संपूर्ण गाय, अब कलोर संगोपन कार्यक्रम ये क्या है ये भी पढ़े दोस्तों। तो कलोर संगोपन की इसके अंतर्गत उन्नत नस्ल यानी दोस्तों अच्छी क्वालिटी की जो नस्ल की बच्चियां की पोषित कर गायों को परिमेय पैदा होने के बाद पशुपालन प्रदान करना, ये कलोर संगोपन कार्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कलोर संगोपन कार्यक्रम किसके तहत आता है, किसके अंदर इससे क्या किया जाता है। तो उन्नत नस्ल की जो बच्चियां हैं, बच्चियां यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोषित करें बड़ा करके गायों में परिवर्तन होने के बाद, यानी दोस्तों जो छोटे मोटे जो पालतू बच्चे होते हैं, गाय के छोटे बच्चे होते हैं, उनको परिवर्तन थोड़ा गाय में अच्छे परिवर्तन होने के बाद पशुपालकों को प्रदान करना इसके अंदर किया जाए। नंदीशाला योजना दोस्तों 2006 से, यानी 2006 से कब से, तो 2006 से एक योजना है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की गोवंशी पशु नस्ल होता है सुधार हेतु गोवंशी पशु, चाहे गोवंशी गाय बच्चियां या फिर जो जिससे हम दोस्तों जो सांड होते हैं उसके लिए पशु में नस्ल सुधार हेतु, यानी कि दोस्तों गाय के बहुत सारी प्रजातियां होती है तो उसमें अच्छी सुधार
सुधार हेतु ये नस्ल सुधार हेतु ये किया गया दोस्तों, आपको ध्यान। अब दोस्तों ये टॉपिक दोस्तों आपको ध्यान रखना, रकबा और उत्पादन दोस्तों और फसल, प्रथम जिले, न्यूनतम जिले, प्रथम जिले दोस्तों, आपको ये क्राइटेरिया दो थोड़ा, क्योंकि दोस्तों क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा है तो आपको ये ध्यान रखना, सारा आपको ध्यान रखना है क्या क्या दे रहे हैं। फसल बालाघाट, सिंध मंडला, इंदौर, निमोर, शाजापुर, और प्रथम 3 जिले बालाघाट, सिंध मंडला, और दोस्तों ये न्यूनतम 3 जिले इंदौर, अमृतसर, यानी दोस्तों रकबा यानी प्रत्येक क्षेत्र में कितना बोया जाता है दोस्तों, और प्रथम जिले कौन, न्यूनतम कितने जिले हैं, प्रथम जिले उत्पादन में कितने और न्यूनतम जिले कितने, आपको क्राइटेरिया को ध्यान रखना है। गेहूं के मोशन और विदेशी और न्यूनतम बुरहर बालाघाट शहडोल, और प्रथम जिले उत्पादन मोशन और विदेशी और तो अनुपर उमरिया कटिकमगढ़ दोस्तों, चना में उज्जैन, सागर विदिशा, बुरहानपुर शहडोल, उज्जैन, और ये उज्जैन, सागर विदिशा, शहडोल, अनूपपुर, बुरहानपुर, मक्का के क्षेत्र में दोस्तों शिमू क्वेश्चन करने चाहिए आपको, आप ध्यान रखना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाए दोस्तों यो बालाघाट, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, झाबुआ, रतलाम, छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये ज्वार, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडली, इंदौर, ये रकबा के आधार पर दोस्तों दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा कि रकबा के आधार पर ज्वार का कितना है, तो कौन से प्रथम जिले आते तो खरगोन आएगा, बड़वानी, छिंदवाड़ा आएगा, और दोस्तों बात करें बालाघाट, मंडला, न्यूनतम आएंगे, लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में कौन तो खरगोन, बड़वानी, ये दोस्तों ये जो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया इधर भी लगे, क्योंकि दोस्तों प्रथम ये 3 जिले प्रथम ही आएंगे, और इधर जो ये क्राइटेरिया आपको अधिकतर यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सिंगोली जैसे ये हो गया था, यानी कि बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, खरगोन, छिंदवाड़ा, ये प्रथम 3 जिले, और दोस्तों न्यूनतम जिसमें कम हो जाता है उत्पादन दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी से यही आया इसमें, तो ये भी इसमें आया, खरगोन, ये दोस्तों ये क्राइटेरिया सभी सेम मिले, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आपको टेबल आपके सामने एक बार अच्छे तरीके से इसके स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको बाद आपको पढ़ सकते हो दोस्तों। आपको ये जो सारा क्राइटेरिया सारा आपको पढ़ सकते हो दोस्तों। क्या कहते हैं, प्रथम प्रमुख फसलों का स्त्रोत स्थान 2011-12 के अनुसार जो कौन सा स्थान किसका रहा है दोस्तों सबसे अधिकतर दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। तो गेहूं, देती, चावल प्रथम देश में स्थान, यानी देश में आपको कुल हमारे जो भारत देश है उसके अंदर यानी मध्य प्रदेश के कितना स्थान है हमारे देश में दोस्तों, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों हमारा जो प्रथम द्वितीय आता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा दोस्तों इधर गेहूं ज़्यादा हो जाता है, गेहूं तो चावल घाटी क्षेत्र में चावल छठा है दोस्तों, आपको बघेलखंड उत्तर प्रदेश से, सोयाबीन प्रथम दोस्तों, पश्चिम मध्य प्रदेश दोस्तों, और दोस्तों तिलहन प्रथम 2011 पश्चिम मध्य प्रदेश दोस्तों क्राइटेरिया दे रखा है। फसल भी दे रखी है, स्थान गुसावादी उत्पादन क्षेत्र भी दे रखा है दोस्तों। दलहन प्रथम दोस्तों उत्तर मध्य प्रदेश, जार देती दोस्तों पश्चिम मध्य प्रदेश दोस्तों, चना प्रथम 2005 का ये क्राइटेरिया दोस्तों 2011-12 और 2005 दे रखा है। उत्तर पश्चिम निमाड़, कपास चतुर्थ निमाड़ क्षेत्र मालवा, और सरसों देती दोस्तों, ये क्राइटेरिया ये एग्जाम को जैसे सारा आपको अच्छे से ये कंटेंट पूरा रीड करना, पढ़ना, समझने, ध्यान की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें गेहूं छठा है, चना, सोयाबीन प्रथम, तिलहन प्रथम, यानी गेहूं का जो द्वितीय स्थान है, चावल का छठा है दोस्तों, और दोस्तों सोयाबीन का प्रथम स्थान, और तिलहन का दोस्तों प्रथम स्थान है, और दोस्तों यानी कि दलहन का प्रथम स्थान है, तिलहन दोस्तों ज्वार में देती है दोस्तों, आपको ध्यान तृतीय दोस्तों, आपको चना में प्रथम दोस्तों, और दोस्तों चना और कपास में चतुर्थ, सरसों में द्वितीय स्थान पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम प्रमुख फसल उत्पादक जिले, फसल कौन सी उत्पादक जिले कौन से दोस्तों, एग्जाम ये पूछना आएगा कि आपको फसल कौन सी दोस्तों और कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो सारे क्राइटेरिया अच्छी तरीके से पढ़ने के टॉपिक को ध्यान में याद की कोशिश करनी चाहिए। गेहूँ उसमें सागर, रिवा, हरदा, आदि, चावल बालाघाट, मंडला, शहडोल, बैतूल, रिवा, अगर वो टेबल आपने अच्छी तरीके कंप्लीट कर लिया दोस्तों, ये टेबल आपने अच्छी तरह रीड कर ली, पढ़ ली, समझ ली दोस्तों, तो आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद हो जाएगी मेरे ख्याल से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये सारे क्राइटेरिया उत्पादक जिले इसमें आ जाएंगे, ये बालाघाट, मंडला, शहडोल, बैतूल आदि, मक्का, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी आदि, ज्वार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, उज्जैन आदि, चना, विदिशा, जर्सी, रायसेन, गुना आदि, ये सारा क्राइटेरिया आपके सामने एक टेबल है दोस्तों, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको पढ़ लेनी चाहिए। सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखा हो, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। कृषि क्षेत्र की प्रमुख संस्थाएं एवं केंद्र दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो सारा आपको कृषि क्षेत्र की प्रमुख संस्थाएं यानी कि इसके क्या क्या, इसके बोर्ड कहाँ है और केंद्र सेंट्रल कहाँ है, सेंटर कहाँ है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र इंदौर में मिलेगा दोस्तों, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी भारत का कटक में दोस्तों, भारत के अंदर दोस्तों आपको जो ओडिशा के कटक में मिलेगा चावल, लेकिन बड़वानी मध्य प्रदेश के अंदर बड़वानी में मिलेगा दोस्तों। कपास अनुसंधान के इंदौर मिलेगा। कृषि अभियंत्रण अनुसंधान केंद्र भोपाल में दोस्तों, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय जबलपुर दोस्तों, ये क्राइटेरिया दोनों ध्यान रखें। तो कृषि अभियंत्रण अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक ऑफिस दोस्तों भोपाल, लेकिन अभियंत्रिकी महाविद्यालय जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं दोस्तों जबलपुर में मिलेगा दोस्तों। उद्यान माह के लिए मंसूर में दोस्तों, एशिया का सबसे उज्जैन में दोस्तों, बहुत बड़ा इसका मला से खाद्य भोपाल में दोस्तों, और मवेशियों को चारा बनाने के धार में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रथम जैविक इंदौर में दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर जो कि 1964 से सामने ये बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जो कि कृषि के क्षेत्र से दोस्तों विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं अनुसंधान खमरिया जबलपुर में प्रस्तावित, आपको ध्यान रखना। और डेयरी स्टेट के अंदर दोस्तों पारियाट जो जबलपुर में स्थित दोस्तों, और राष्ट्रीय अंकुर अनुसंधान के रतलाम प्रस्तावित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये जो और आगे हम बात करें दोस्तों, ये हमारा ये अगला हमारा जो टॉपिक है, पर ये दोस्तों ये सभी यानी कि दोस्तों मध्य कृषि संगठन संस्थाएं योजनाएं कौन कौन सी है, इसका कब से योजनाएं कब चलाई गई दोस्तों, और इसका जो कौन कौन सी योजना और स्थापना कब से हुई दोस्तों, ये भी आपको
मतलब क्वेश्चन ध्यान को आपकी मतलब क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी, चाहे दोस्तों आप ध्यान कोशिश करनी, आपकी मतलब क्वेश्चन हो जाएगी दोस्तों। सभी संगठन कौन कौन से मध्य बीजे फार्मा विकास 1980 भोपाल में स्थापित की गई, कहाँ पर दोस्तों, भोपाल, आपको ध्यान रखना, कहाँ पे दोस्तों, भोपाल में स्थापना की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और भोपाल में आपकी स्थापना ये की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और दोस्तों और ये 1960 मध्य कृषि उद्योग विकास 1969 कृषि और उद्योग 1969 और 70 में की गई थी, आपको ध्यान रखना कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और अगला टॉपिक दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह 1958 में की गई थी, लगत कृषि अधिकरण 1971 में की गई दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो आपको ये ध्यान रखना है। और आगे बात करें हमारा राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास नाम 1982 में की गई, आपको ध्यान रखना है। काफी राज्य पशुधन कुक्कुट विकास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों सहकारी डेयरी विकास 1975 ये हमने पढ़ चुके दोस्तों। ये सारे आपको मध्य राज्य जीव प्रबंधन 80 में की गई दोस्तों। मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड 1972 में क्या गया दोस्तों। बलराम ताल योजना जो कि 2007 में, थ्रस्ट परियोजना 1990 में चलाई गई दोस्तों। और दोस्तों बात करें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 2000 में ये चालू की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना। उद्यानिकी मिशन 2006 और 2007 से लागू किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अन्नपूर्णा सुरक्षा 2001 से ये चालू किया, आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों मध्य पशु संख्या कितनी है दोस्तों, आपको ये दोस्तों आपको ध्यान है 2011 के जनगणना जो पशु संगणना 2011-10 में हुई थी, उसके आधार पर कितनी पशु जाति संख्या है, कितनी प्रतिशत, कितना बकरी 22.7 है, प्रतिशत इतना है दोस्तों, बेल 63.83, 20 बछड़ा बछिया 17.4 और 16.90 है दोस्तों, गाय 54.22 बेस दोस्तों। ये क्राइटेरिया दोस्तों आपको खुद अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में पढ़ने के लिए आसानी रहेगी दोस्तों। मध्य प्रदेश की पशु संगणना 18वीं और 17वीं पशु जनगणना की तुलना में कितना बड़ी है, बढ़ती है। और दोस्तों कितना, अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ के रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन मध्य प्रदेश की पशु की जो ये क्राइटेरिया मध्य प्रदेश का ही है दोस्तों। तो 18 17वीं दोस्तों दोनों में आपको ध्यान रखिए। तो ये 18वीं 2007 की दे रखी है और 17वीं दे रखी है, 2018वीं 2007 में 18वीं वो 2007 में और 2003 में ये दोस्तों ये 7वीं, ये 8वीं दोस्तों, 18वीं, ये 17वीं, आपको ध्यान, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको ध्यान रखना कोशिश करनी चाहिए। और ये जो है दोस्तों ये 17वीं आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी, दोनों का आपको ध्यान रखना 2007 और 2003 ये भी ध्यान रखना है कौन कौन सन में इसकी पशु जनगणना हुई थी दोस्तों। क्रमांक विवरण दे पशु जनगणना 2007 पशु प्रतिशत कितनी हुई आपको ध्यान रखना है। गोवंशीय पद में ये काइट 2,19,15,438 पशु जनगणना 1,19,12,611 पशु हुई दोस्तों। BS पशुवंशी दोस्तों 51,29,192 दोस्तों, 75,75,20 वृद्धि हुई दोस्तों। बेंडा भेंडी में दोस्तों 3,89,863 और 5,96,300 इसमें -28 कमी हुई दोस्तों, कमी हुई दोस्तों, यानी कमी हो गई यहाँ से इसमें कमी हो गई दोस्तों। किसमें भेड़ या भेड़ बकरे बकरी हम दोस्तों 90,13,681 से वृद्धि हुई दोस्तों। और दोस्तों 70 ध्यान को आपने का क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्तों, ध्यान कोशिश करनी चाहे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों खच्चर जैसे हम दोस्तों घोड़े के प्रोजेक्ट खच्चर होता है दोस्तों 543, उसमें दोस्तों जो 2007 में ऐसे माइनस में हुई दोस्तों लगभग 41 यानी 4,167% जो 2003 में थे, लेकिन इसमें 543 रह गए दोस्तों, 7 -87 ये वृद्धि कमी रही दोस्तों। ये सारा क्राइटेरिया गधे का, ऊँट का, सुअर का कुल पशुधन कितना है ये भी आपको ध्यान 4,06,92,752 है, ये 2007 की जनगणना 18वीं जनगणना और 3,56,16,999 ये 2003वीं 17वीं जनगणना सर ये इतनी है दोस्तों। और कुल प्रतिशत वृद्धि और कमी दोस्तों आपको ये तो प्लस 14.30% कुल मिला के आता है, तो 14.30% ये भाग में वृद्धि। कुत्ते का कितना है दोस्तों, ये कुत्ते का 7,19,356 15,22,48 भाग में ये कमी हुई, कुत्ते की संख्या बहुत कम हो गई दोस्तों। खरगोश की संख्या 10,712 से लगा 13,900, इसमें भी दोस्तों कमी हुई है 23% भाग की। कुल कुक्कुट या दोस्तों कुक्कुट का मतलब दोस्तों यानी कि जो मुर्गी पालन दोस्तों उसमें 73,84,318 में कमी हुई दोस्तों। और 71,17,000 इसमें भी 33 यानी 1,17,04,725 इसमें दोस्तों -37% भाग की कमी हुई है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा जो यानी कि जो हमारा कृषि था, एग्रीकल्चर था, वो सारा हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया दोस्तों। ये सारा आपको यानी कि एक बार स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों मैंने जल्दी में आपको बताया है, लेकिन दोस्तों आपके लिए सारा यानी एक चीज़ को रीड पढ़ने समझने ध्यान में कोशिश करने की चाहिए दोस्तों। एक चीज़ को पढ़े समझे, इसका सन याद रखे कौन कौन से सन दे रखे वो भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यानी कि इसकी पशु संख्या वो भी आपको ध्यान है, पशु की संख्या कितनी है दोस्तों, पशु जाति कौन कौन सी है, इसकी संख्या लाख प्रतिशत में कितनी है। और दोस्तों बात करें पशु जनगणना, जो हमने मध्य प्रदेश की पशु की जो जनगणना हुई उसके अंदर दोस्तों हमारे 17वीं
18वीं और दोस्तों हमारे 17वीं जो की है दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों, तो 18वीं और एक जो 17वीं दोस्तों, हमने 17वीं जो जनगणना की दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि विवरण और दोस्तों पशु जनसात 2003 और वृद्धि कितनी कमी, ये क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, तो आपको क्राइटेरिया पूरा ध्यान कोशिश बहुत ऊपर ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये सारा क्राइटेरिया। अगला टॉपिक हमारा वन संपदा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा इतना ही दोस्तों, अगला टॉपिक हम वन संपदा कंप्लीट करते हैं दोस्तों।